हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ न्यू टेस्ट सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। चलो देखते हैं। इसमें इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो 30 क्वेश्चन के आगे जो सीरीज बढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे एग्रीकल्चर से, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट भी मिलने वाली है। चलो देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है सी, 1976 में। गाइस इस टेस्ट सीरीज में सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इसका आंसर आपको नीचे ही दिया गया है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ में आपको खुद अन्य फैक्ट मिल सकें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो भोपाल में 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो 30 का आंसर क्या है गाइस? सी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अनुकूलतम ज्योति क्षेत्र, पारिवारिक ज्योति क्षेत्र, आर्थिक ज्योति क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गाइस ए, मतलब कि ए, अनुकूलतम ज्योति क्षेत्र। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनुकूलतम ज्योति क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ा दिया गया, अपन पढ़ लेते हैं। किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम ज्योति क्षेत्र को अनुकूलतम ज्योति क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि एक हेक्टेयर से छोटी जोत को सीमांत जोत, मतलब कि 1 से 4 हेक्टेयर की जोत को लघु क्षेत्र, लघु जोत, और 4 से 10 हेक्टेयर की जोत को मध्यम, मतलब कि जो छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? छोटी छोटी जोत सीमांत को बोलते हैं। 1 से 4 तक रहेंगे, ठीक है। लघु कहाँ से रहेगी? 4 से 10 तक रहेगी हेक्टेयर की जोत, मतलब को लघु लघु रहेगी, इसको लघु बोलेंगे। एंड 4 से 10 की जोत को बोलेंगे, सॉरी, मध्यम बोलेंगे। और 10 से अधिक जोत की बड़ी, 10 से 10 हेक्टेयर से अधिक जोत की जोत को बोलेंगे बड़ी जोत। तो बस आपको समझना है कि जो सबसे छोटी लघु है उसको 1 से 4, मध्यम को 4 से 10, और 10 से अधिक उसको सबसे बड़ी जोत बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी? प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर ही मैं आपको डॉक्टर बता दूं, जो आपको यहाँ पर सीन हो गया होगा। 2 जुलाई 2011 को प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो 2 जुलाई 2011 को। तो गाइस मैं बार बार रिपीट इसलिए करूँगा, बार बार बोलूँगा, ताकि आपको क्लास में ही पूरे कंठे से ही याद हो जाए, आपको बाद में रिवीजन न करना पड़े। और यदि आपको देखना पड़े तो यू कैन कम, आराम से आप फिर भी रिवीजन कर सकते हो। 2-3 बार वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपकी वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा रिवीजन हो जाए। तो इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति 2011 को 2 जुलाई 2011 को 2 जुलाई 2011 को मंजूरी दी। इस नीति के प्रमुख प्रावधान थे वन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन। सेकंड दिया गया था स्वतः जैविक क्षेत्रों का संरक्षण तथा अधिसूचित करना, स्वतः जैविक क्षेत्रों का संरक्षण तथा अधिसूचित करना। और थर्ड दिया गया है जैविक कृषि हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब यहाँ से देखना आपके थोड़ी मेंस की भी कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये सारी मेंस की चीज़ें, मतलब कि 2011 नीति के अंतर्गत आपसे पूछ लें कि इसके कुछ कैरेक्टर बताइए, तो आप आराम से ये तीनों लाइन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। रिच एंड फेरू पद्धति किससे संबंधित है? चावल से है, या धान से है, या सोयाबीन से, या गेहूं से है? तो इसका आंसर दिया गया है गाइस सी, मतलब कि सोयाबीन से है। क्वेश्चन दिया गया है रिच एंड फेरू पद्धति किससे संबंधित है? तो ये है सोयाबीन से। इसके बारे में देखते हैं। सोयाबीन फसल को अति वर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिच फेरो पद्धति को प्रदेश के संपूर्ण सोयाबीन क्षेत्र में विस्तारित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। किस प्रकार की खेती में 3 से 4 प्रकार की फसलें ली जाती हैं? किस प्रकार की खेती में 3 से 4 प्रकार की फसलें ली जाती हैं? तो आंसर इसका यही है, ओवरलैपिंग खेती। ऑप्शन तो उसमें काफ़ी दिए गए हैं, ओवरलैपिंग खेती, बागानी खेती,
पट्टीदार खेती और ले खेती, बट इसका आंसर क्या है? ओवरलैपिंग खेती। इसके बारे में देख लेते हैं। ओवरलैपिंग खेती में 3-4 फसलें ली जाती हैं। एक फसल की काटने के पूर्व भी दूसरी फसल खेती में बो दी जाती है। ओवरलैपिंग खेती का मुख्य उद्देश्य मृदा का अत्यधिक नमी का उपयोग कर फसल उत्पादन करना होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। विदेश में कोयला निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त होता है? जी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शहडोल छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, बी दिया गया है ग्वालियर सरगुजा में, सी दिया गया सीधी सरगुजा में, और डी दिया गया शहडोल या ग्वालियर में। तो इसका आंसर गाइस यही है। मतलब कि प्रदेश में कोयला निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो शहडोल छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में। इसके बारे में देख लेते हैं। देश के कुल भंडार का 35% कोयला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र शहडोल छिंदवाड़ा होशंगाबाद नरसिंहपुर और बैतूल इन प्रदेशों में पाया जाता है 30% कोयला। कहाँ कहाँ? होशंगाबाद है इसमें, शहडोल छिंदवाड़ा होशंगाबाद और नरसिंहपुर तथा बैतूल, इन्हीं 5 जिलों में 35% कोयला पाया जाता है। जो एमपी की बात चल रही है यहाँ पर, सिर्फ एमपी में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। रेडकोट एल्यूमिनियम कारखाने को बॉक्साइट भेजा जाता है जी, PYQM PPSC का। तो जी कहाँ से भेजा जाता है? अमरकंटक से। रेडकोट एल्यूमिनियम कारखाने उत्पादन को बॉक्साइट भेजा जाता है अमरकंटक से। देखते हैं इसके व्याख्या की रहेगी। अमरकंटक से निकाला गया बॉक्साइट उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में रेडकोट के एल्यूमिनियम कारखाने हिंडाल्को को निर्यात किया जाता है। किसको निर्यात किया जाता है? हिंडाल्को को निर्यात किया जाता है। कारखाने का नाम है जी। क्वेश्चन नंबर है 37। राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की हुई है? तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1990, 1995, 1998 और 1999। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है बी 1995। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की गई? तो 1995 में। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश खनिज नीति 1995 में घोषित हुई है। इस नीति में मुख्य खनिजों के अन्वेषण और दोहन के लिए आधुनिकतम तकनीकी खनिजों पर आधारित उद्योग में स्थानीय लोगों की भागीदारी तथा पर्यावरण संतुलन आदि विषयों को प्राथमिकता दी गई है। तो जी इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते 38। हेलो गाइस, थोड़ी यहाँ पर कट हो गया था तो सॉरी फॉर दैट। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा ऑप्शन क्या है इसके, और क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवाना चाहूँगा। 38 क्वेश्चन इसमें दिया गया है पिलवांगो संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं एल्यूमिनियम से, सेकंड दिया है ग्रेफाइट से, और थर्ड दिया गया है चीनी मिट्टी से, और फोर्थ दिया गया है उपरोक्त में सभी। तो गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी ग्रेफाइट से। इसके बारे में अपन देखते हैं। देश के कुल भंडार का 35% कोयला मध्य प्रदेश, सॉरी फॉर दैट, इसका यहाँ नहीं दिया गया होगा, इसका दिया गया होगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ग्रेफाइट को पुरातन रूप से पिलीबैंगो कहा जाता है। यह खनिज बैतूल जिले में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग बैटरी, पेंसिल तथा पेंट उद्योग में होता है। क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश में लौह भंडार किस युग की चट्टानों की तहों के रूप में मिलता है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कैम्ब्रियन युग, सेकंड दिया गया है पेरियन युग, थर्ड दिया गया है फेरायान युग, और फोर्थ दिया गया है केसियम युग। तो गाइस इसका आंसर है ए कैम्ब्रियम युग में। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। यहाँ प्रमुख लौह अयस्क भंडार कैम्ब्रियम युग की चट्टानों की तहों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। स्टीएटाइट के लिए निम्न कथन सत्य हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए, इसे टॉप व सॉप स्टोन भी कहते हैं। बी इसमें दिया गया है इससे बिजली का सामान बनता है। सी इसमें दिया गया इसका भंडार पेस्ट बनाने में उपयोगी है। और डी दिया गया है स्टीएटाइट उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो इसका आंसर है ए गाइस, इसे टॉक व सॉप स्टोन भी कहते हैं। इसके बारे में ये कथन सत्य है, पहला ऑप्शन सही है इसका।
इसके बारे में थोड़ी दिया गया है, अपन रीड कर लेते हैं। यह टॉक नामक खनिज की उत्तम किस्म है, इसलिए इसे टॉक, स्टीटाइट, सॉपस्टोन, सेलखड़ी के नामों से भी जाना जाता है। यह खनिज अधिकांशतः मैग्नीशिया, सिलिका और जल का सम्मिश्रण है। इसका उपयोग बर्तन, प्याली बनाने तथा खुदाई के कार्य के लिए मेजों के ऊपरी भाग, स्नान गृह और गैस चूल्हे बनाने में भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। मैग्नीज अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया गया ग्रेट ब्रिटेन, सी दिया गया है जर्मनी और डी दिया गया है उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर गाइस डी ही है, उपरोक्त में सभी, मतलब तीनों जगह। देख लेते इसके बारे में। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, मैग्नीज की अयस्क ब्रोनाइट, साइलोमेलिन हैं। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन बालाघाट की भरवेली खदान से किया जाता है। यह अयस्क अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एवं रूस को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। गैलेना किसका अयस्क है? ये पीवाई की क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले पेपर में आया है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सीसा का। गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है। यह मुलायम व भारी होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। मध्य प्रदेश भारत में किसका सबसे बड़ा भंडार घर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तामा। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार घर है। मध्य प्रदेश में लगभग 50% तांबा पाया जाता है। मलाज खंड बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है सी, कहाँ पर की गई है? मुरैना में की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में है। यहाँ सरसों तेल एवं पशु आहार का उत्पादन होता है। यह संयंत्र संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत कृषि आधारित एक उपक्रम है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमको मैच करना है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, सेकंड दिया गया मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, सी दिया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और फोर्थ दिया गया है विद्युत प्रदाय अधिनियम। तो इसका आंसर है गाइस बी, मतलब कि ए का 2 और बी का 3rd। ए का 2 क्या है? मध्य प्रदेश विद्युत विद्युत मंडल है, इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1950 को। और बी का है फर्स्ट, मतलब कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई है 1982 में। अब इसमें 2 और रह गए हैं, तो इसमें दिया गया है सी का सी और डी का 4, मतलब कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1960 और विद्युत प्रदाय अधिनियम 10 दिसंबर 1948। बस वही इसमें दिया गया जो अपन ने पहले इसकी व्याख्या रीड कर ली है। अब देखते हैं 46 क्वेश्चन। वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है? संरक्षित वन, बी दिया गया अवर्गीकृत वन, सी दिया गया आरक्षित वन और डी दिया गया है वर्गीकृत वन। तो इसका आंसर गाइस डी है, मतलब कि डी नहीं है, ऊपर के 3 हैं, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वनों की शासकीय वर्गीकरण संरक्षित वन में 32.84% आते हैं। आरक्षित वन में कितने आते हैं? 65.36 आते हैं और अवर्गीकृत वन में आते हैं 2%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई पंचवर्षीय योजना, पुरानी पंचवर्षीय योजना पूछ लेते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है आंकड़े में आंकड़े कुछ पूछ लेते हैं। जो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 99% बच्चे फेल रहते हैं। तो यदि बाई द वे से कोई आपको फैक्ट मिल रहा है, आपकी नज़रों से निकल रहा है, तो उसको आपको माइंड में बसा के रखना है कि पता नहीं कब क्वेश्चन MPPSC पूछ ले। MPPSC कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं वो लोग। तो उसमें दिया गया है कि 23.2%, 22.8% और 24.9% और 26.5%। तो इसका आंसर गाइस बी है, 22.8%, मतलब 22.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 22.8% है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। देख लेते थोड़ी इसके बारे में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान
22.8% था। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में औसत योगदान 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रमशः 30 और 45.5% था। क्वेश्चन नंबर देखते 48 क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ी समय बड़ा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। अपन इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो 48 का आंसर है गाइस क्या? 48 का आंसर है डी। क्या है गाइस? डी है 48 का आंसर, डी। मतलब कि ऊपर की जो है ना वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में सही है, लेकिन डी सही नहीं है। सही अपन देख लेते कौन कौन से। कैमूर उपक्रम की चट्टानों के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट एवं कागलोमरेट की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर पन्ना दमोह जिले में रीवा उपक्रम का विस्तार पाया जाता है। उसी में दिया गया है रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था को जटी सेल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन डी इसका सही नहीं है। डी क्या दिया गया है? कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, तो जी गलत है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश के पठार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि ई और बी। चंबल का उपाध्य प्रदेश और सरसों की हांडी, दो नाम से भी जाना जाता है किसको? मध्य भारत के पठार को, मध्य भारत के पठार को। इसके बारे में थोड़ी दिया गया है कि मध्य भारत के पठार को चंबल व उपाध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पठार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें तिलहनी फसलों यानी सरसों की सर्वाधिक खेती है, जिसके कारण इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपने 50 में दिया गया है मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसमें दिया गया है पन्ना टीकमगढ़ रीवा, गुना शिवपुरी शिवपुर, उज्जैन मंदसौर शाजापुर और छिंदवाड़ा बैतूल सिवनी। तो इसका आंसर बी है गाइस, मतलब कि गुना शिवपुरी और शिवपुर। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कौन सा है? ज्वार का क्षेत्र, तो ज्वार का क्षेत्र में बी जो अपन ने पढ़ा है ना, गुना शिवपुरी और शिवपुर जी है, तो आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर थोड़ी इसके बारे में देख लेते हैं। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश के को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें गुना शिवपुरी शिवपुर ज्वार प्रदेश कहलाते हैं, मतलब कि गुना शिवपुरी शिवपुर ज्वार प्रदेश कहलाते हैं, जबकि पन्ना टीकमगढ़ व रीवा जिले गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, उज्जैन मंदसौर शाजापुर कपास व गेहूं का क्षेत्र, छिंदवाड़ा बैतूल सिवनी जिले चावल कपास ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से चावल गेहूं का प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें नहीं है मुरैना, ऑप्शन नंबर इसका डी। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनके अंतर्गत कुछ जिलों को शामिल किया गया है। इसके तहत चावल गेहूं का प्रदेश भी है, जिसके अंतर्गत पन्ना सतना जबलपुर उमरिया तथा सिवनी जिले के क्षेत्र शामिल हैं, जबकि मुरैना जिला उत्तर के ज्वार गेहूं प्रदेश के अंतर्गत आता है, मतलब कि ज्वार प्रदेश के अंतर्गत आता है, ज्वार गेहूं प्रदेश के अंतर्गत। कौन? मुरैना, वो चावल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस, डायरेक्ट में आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। किसान मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना है। क्वेश्चन देखते हैं 53।
फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो इसका आंसर है सी, मतलब कि राज्य जैविक खेती नीति का। फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो इसका आंसर है क्या गाइस? सी, राज्य जैविक खेती नीति का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ी इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य जैविक जैविक नीति का दृष्टिकोण है। मध्य प्रदेश से जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला देश का अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2001 से 2001-2 में जैविक खेती का आंदोलन चलाकर प्रत्येक विकासखंड के एक गांव में खेती प्रारंभ की गई है और इन गांवों को जैविक का नाम दिया गया है। प्रदेश ने वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई जिसका दृष्टिकोण फार्म टू फार्क है। तो जिसके बारे में दिया गया, देखो आपको थोड़ी बहुत मैटर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, तो जो भी आप ये भी आपको माइंड में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए हो रही है। क्वेश्चन नंबर देखते 54। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जिसे विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधाएं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज, सी दिया गया है जैविक खेती करने वाले किसानों को उर्वरक, और डी दिया गया है किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। इसका आंसर है गाइस डी, यही है। क्वेश्चन दिया गया स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष विशेष किसी क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग देना, मतलब कि बेटर टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू फार्मर। ऑप्शन नंबर इसका डी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृषि विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष कृषि क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए काम कर रहा है ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बेहतर तकनीकी और सामरिक समर्थन प्रदान किया जा सके। एक विशेष कृषि क्षेत्र वह है जहां खेती के लिए कृषि भूमि को संरक्षित किया जाता है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना, बड़ी संख्या में खेती वाले परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षित को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर देखते 55। निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए, वो आपको बताना है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बताता हूँ। इसका आंसर है बी, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है, यही इसका गलत है। लेकिन सही कौन कौन से हैं? कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है, ये सही है। और दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में है, ये भी सही है। और डेयरी फार्म बाबई में है, ये भी सही है। लेकिन जो 20 में दिया गया है ना, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है, यही इसका रॉन्ग है। ये देखते जी कहाँ पर है। तो निगम द्वारा जीवाणु तैयार करने वाले जीवाणु खाद्य संयंत्र की स्थापना भोपाल में की गई है, ना कि इंदौर में। जबकि कीटनाशक संयंत्र बीना यानी सागर में, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में तथा डेयरी फार्म बाबई यानी ये भी होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में तिलहन की खेती होती है? जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, मतलब कि 29% पर होती है। मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से में तिलहन की खेती होती है? तो ये होती है 29% पर। ओके गाइस, अपन उसके बारे में इसकी रेशियो देख लेते हैं। जो अनाज है वो होता है 41% पर, दलहन होता है 29% पर, और वाणिज्यिक होता है 3% पर, और दलहन होता है 21 पर, और उद्यानिकी होता है वो होता है 6% पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों का प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर अपन को देखना है क्या है। 57 का आंसर है गाइस बी। क्वेश्चन एक बार फिर हम रीड आउट करना चाहेंगे। क्वेश्चन दिया गया है किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो वो की जा रही है सिंगापुर के सहयोग से। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। इसके बारे में देखते हैं। वेट गाइस, यस, मध्य प्रदेश में कृषि में महिलाओं की भागीदारी परियोजना
वर्ष 1994 से डेनमार्क की सहायता से, यहाँ डेनमार्क की सहायता से बोला गया है, डेनमार्क की सहायता से प्रदेश के 7 जिलों जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायसेन, शहडोल व बिलासपुर से प्रारंभ की गई। तो गाइस थोड़ी आप इस क्वेश्चन को एक बार सर्च कर लें, इसका आंसर सही क्या हो सकता है। यहाँ पर डेनमार्क दिया गया बट आंसर उन्होंने बोला है ऑप्शन में बी, तो इसका डेनमार्क भी हो सकता है, सिंगापुर, आई एम नॉट श्योर, बट इसको आप एक बार गूगल जरूर कर लेना प्लीज़ गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वैसे तो डेनमार्क ही मुझे लग रहा है कि जहाँ तक डेनमार्क ही सही है 1994। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। इसको आपको सम्मिलित करना है। इसका आंसर मैं पहले बता दूँ, इसका आंसर है सी, मतलब कि 1 का 4 और 2 का 1। आलू सबसे ज़्यादा इंदौर, आंसर पर डायरेक्ट देख लेते हैं। आलू सबसे ज़्यादा इंदौर, धनिया कहाँ पर, गुना में, और प्याज खंडवा में, और लहसुन सबसे ज़्यादा मंदसौर में। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, आलू इंदौर में सबसे ज़्यादा, धनिया गुना में, प्याज खंडवा में, और लहसुन मंदसौर में। अब इसको आप सम्मिलित कर लेना। इसका क्या है, 2 बार मैंने आपको रीड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। काली मृदा पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश की 47% भाग पर है। निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से हुई है। और थर्ड इसमें दिया गया है, इसे रेगुल मृदा भी कहा जाता है। फोर्थ में दिया गया है, काला रंग लोहे की अधिकता के कारण है। इसका आंसर है डी, मतलब कि सभी सही है। काली मृदा पर आपको विचार करना है। यह मध्य प्रदेश की 47% प्रभाग पाई जाती है। निर्माण बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से है। इसका निर्माण किस चट्टान से होता है, बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से। इसे रेगुल मृदा भी कहते हैं। काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। तो सारे सही है इसके। क्वेश्चन नंबर डी एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टू डे सेशन। लाल और पीली मृदा से संबंधित असत्य को बताइए, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर तो पहले बता दूं, इसका आंसर है बी, मतलब कि जलयोजन के कारण यह काली दिखाई देती है, यही इसका गलत है। बट इसके सही क्या है, इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अपरदन से हुआ है। और सी इसमें जो सही दिया गया है, इसमें धान की कृषि मुख्यतः की जाती है, मतलब कि जो कृषि होती है ना, उसमें धान की सबसे ज़्यादा होती है लाल पीली मिट्टी में। और डी का है बकीलखंड क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है, मतलब कि बघेलखंड में सबसे ज़्यादा ही पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। तो जिसके आंसर है गाइस, इसका ऑप्शन है क्या, बी सही, जो इसका रॉन्ग है। तो बस गाइस जी 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि व्याख्या के साथ करवाए हैं, जो आपको 30 की जगह 100 क्वेश्चन मिल गए हैं, जो मैंने आपको काफ़ी MCQ बताए हैं आसपास के। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसको आप सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, यदि आपने ना किया, लाइक भी करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी फ़ायदा मिल सके। चलो देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ हेलो गाइस, थोड़ी यहाँ पर कट हो गया था।